गुड आफ्टरनून मिस्टर खान, आप कुछ बता सकते हैं कि आपकी करियर कहाँ से शुरुआत की है? मेरी करियर अब तो बहुत पीछे ले जा रही हूँ मुझको। करीब 23-24 साल पहले मैं एक ड्रामा मेरा बहुत फेमस हुआ था ज़माने में, लोकल ट्रेन, जिसमें मुझे बेस्ट राइटर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। और उन दिनों में लेट मिस्टर नरेंद्र बेदी वो मेरे पास बैक स्टेज पर आए। उन्होंने कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जवानी दीवानी, जिसमें रणधीर कपूर और जया बच्चन हैं। जया बहादुरी थी ज़माने वो। बोले मैं चाहता हूँ कि आप उस फिल्म के डायलॉग लिखें। तो मैंने कहा मुझे नहीं मालूम डायलॉग कैसे लिखे जाते हैं। तो उसने कहा नहीं, हमको मालूम है कि आपसे डायलॉग कैसे लिखवाए जाएंगे, बिकॉज यू बीन प्ले राइट, ड्रामा लिखते हैं। तो दूसरे दिन मुझे उन्होंने ऑफिस में बुलाया, स्क्रिप्ट मुझे हाथ में दी और कहा कि ये सीन है, आप लिख कर लाइए। मैं वहाँ से गया, मेरे पास कोई लिखने की जगह थी नहीं। ट्रेन पकड़ के मैं मेरिन ड्राइव पे गया और क्रॉस मैदान में लोग फुटबॉल खेल रहे थे, मैं किनारे में बैठ के डायलॉग लिखने बैठ गया। तो कभी कभी बीच में फुटबॉल आके लगते भी जाते थे और मतलब फुटबॉल की चोट खाता जाता था और डायलॉग लिखता जाता था। 3 घंटे में काम पूरा हो गया। मैं वापस पहुंचा बांद्रा, तो मुझे देखिए वो चौंके कि बेवकूफ़ आदमी को मैंने काम दिया, ये फिर पूछने आ गया है वो, या क्या है। मैंने कहा सर वो आपने कहा था डायलॉग लिखने के लिए, तो मैं लिख लिया मैंने। तो 3 घंटे में डायलॉग लिख के लाना ये कभी हुआ नहीं है ऐसा। तो उनको मैंने जब सुनाया और उन्होंने जिस तरीके से मुझे दाद दी, मुझे उठ के सीने से लगाया, वो दाद देना और वो सीने से लगाना, वो मेरी ज़िंदगी की एक राह बन गया जो मुझे यहाँ तक लेकर आया है। अगर उस दिन वो मुझे शायद ठुकरा देते या मुझे रिस्पांस न देते तो वहीं से मेरी एग्जिट हो जाती थी। तो ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी है कि कोई भी कलाकार हो, अगर वो अच्छा काम कर ले तो उसको रिएक्ट करके उसको दाद ज़रूर देनी चाहिए। ये मैंने ज़िंदगी में सबक सीखा। और मुझे रास्ते में जितने भी लोग अच्छे डायरेक्टर मिले, उन लोगों ने हमेशा मेरे काम को सराहा और हिम्मत अफजाई करते रहे। कभी गलती होती तो टोक भी देते थे। उनसे सीखते 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 मैं यहाँ तक पहुँचा। बचपने में नकल करने की बहुत आदत थी। राह चलते में किसी को भी देख लेता था, तो अगर कोई अजीब सा आदमी मिलता था जिसके बोलने का अंदाज़ अलग होता था, चलने का अंदाज़ अलग होता था, तो मैं उसकी नकल कर लिया करता था। कभी कभी वो नकल जो है मैं अपने दोस्तों के बीच में करता था तो वो लोग तालियां बजाते थे। तो आदमी जो है वो रिस्पांस का भूखा होता है। तो माँ कहती थी कि बेटे जाओ नमाज पढ़ के आओ, तो मैं अक्सर नमाज से बंक मार देता था और कहीं भी खड़ा होकर लोगों को एक्टिंग करके बताता था। लोग जो दाद देते थे वो उससे बड़ा खुश होता था, लेकिन घर जब आता था तो पकड़ा जाता था कि मैं नमाज पढ़ के नहीं आया हूँ, तो थोड़ी पिटाई हो जाती थी। अच्छा, यू डन स्वर्ग, राजा बाबू, अब कर रहे हैं आप बनारसी बाबू, आप सब लोग एक ही टीम है। तो हाउ डू यू फील वर्किंग विद मिस्टर तोलानी? He is a very good, young, enthusiastic and enterprising producer. बड़े शौक से फिल्म बनाते हैं और शौक की तो उनकी ये इंतहा है कि वो अपने साथियों को, मतलब डायरेक्टर को, एक्टरों को, हीरो को, हीरोइन को, कैरेक्टर आर्टिस्टों को, सबको ही अपना साथी और पार्टनर समझ के उनके हवाले कर देते हैं। वो लोगों पे इतना विश्वास करते हैं कि ये लोग मेरी फिल्म अच्छी बनाएंगे, तो उनके विश्वास को धक्का न लगे तो हम लोग भी मजबूरन अच्छा काम करना ही पड़ता है उसके अंदर। तो आपको लगता है कि इन दीज 3 मूवीज वर्किंग विद द सेम टीम, डेविड धवन एंड गोविंदा, शक्ति कपूर, आप, have you guys found the formula for a hit movie? नहीं, फार्मूला तो खैर कुछ नहीं है। क्या होता है कि एक किस्म का सुर ताल बन जाता है। जैसे शंकर जयकिशन की टीम बन गई थी, एक धुन एक बनाता था तो दूसरा उस पर गाने की चाल बनाता था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी, ये किस्म की ट्यून हो जाती है। कोई बैकग्राउंड संभालता है, कोई गाना संभालता है, तो उनको जो एक साथ में सुर जब मिल जाते हैं तो फिर फार्मूले खुद ब खुद निकल आते हैं। फार्मूला ऐसे ढूंढने से नहीं मिलता है, वो आपको एक ट्यून में मिल जानी चाहिए ज़माने की। जैसे कहते हैं ना, डॉक्टर किसी मरीज की नब्ज देखता है,
तो हमारी जो ऑडियंस है वो भी एक लिहाज से हमारी मरीज है। हमको उनकी नब्ज देखनी पड़ती कि किस नब्ज पे कौन सी दवा इनको दें जो उनके दिल को लगेगी। कभी गलत दवा देते हैं तो उसका रिएक्शन हो जाता है, वो वोमिट कर देते हैं उसको, पिक्चर जो है थिएटर से बाहर निकल जाती है। तो डॉक्टर को सही दवा देना चाहिए और डायरेक्टर को जो है वो सही फिल्म देना चाहिए, ये फार्मूला है। How is it working with Mr. Dhawan? उसके साथ तो इतनी पिक्चरें कर चुका हूँ कि अब दूसरों की आदत भी नहीं रही है, और शायद वो बहुत ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं आएगा शायद कि वो मेरे बगैर काम करेगा या मैं उसके बगैर। तो ये सवाल तो उस वक्त करना चाहिए जब हम में से एक दूसरे के साथ काम न कर रहा हो, और वो शायद कभी मौका आएगा नहीं। So do you prefer Mr. Dhawan against all the other directors? नॉट प्रेफर, अब एक आदत हो गई है। इस हाथ को इस हाथ के साथ रहने की आदत हो गई है, इस सर को इस कंधे पे रहने की आदत हो गई है। अब सर से आप पूछें कि क्या यू प्रेफर टू स्टे ऑन दिस शोल्डर, तो क्या कहेगा वो? आदत हो गई है। अब प्रेफर करें ना करें, रहना तो पड़ता ही है साथ में। Okay, what are the other current projects you're working on? आई एम वर्किंग ऑन, देयर आर लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। एक तो ये है बनारसी बाबू, उसके बाद घर वाली बाहर वाली, फिर स्मिता ठाकरे जी की फिल्म है हसीना मान जाएगी, ये तो अभी सेट पे हैं। बाकी एक दो शुरू होने जा रही हैं और बाकी शुरू होंगी। तो मैं तो उसकी फिल्म का कंपलसरी ब्लाइंड होता हूँ कि मतलब सब्जेक्ट बाद में लिखा जाए मगर मेरा नाम पहले होता है वहाँ पर। तो 10-15 फिल्में कर चुका हूँ, 50-60 और करूँगा उसके साथ। तो गोइंग बैक टू बनारसी बाबू, आपका कैरेक्टर उसमें क्या है? Is it repetitive? Is it थोड़ा सा अलग है वो स्वर्ग और राजा बाबू से? राजा बाबू से अलग है, राजा बाबू से अलग है। राजा बाबू में तो एक बड़ा डोमिनेटिंग जो बाप होता है, बड़ा सख्त मार्टिनेट टाइप का, उसूल पसंद, मिलिट्री रूल वाला कि मेरा बेटा ऐसे ही हो। इसमें जो है ये एक हैंडबैग किस्म का हस्बैंड है जिसने अपने जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो अपनी बीवी को बेच डाली है। तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी उसको दिए तो कोई पावर रहा नहीं। फिर ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी शेरनी के शौहर का रोल कर रहा हूँ उसके अंदर। शेरनी जहाँ पंजा मारती है वहाँ बिठा देती है, कभी उठ तो उठ जाता है, कहती दिन है तो दिन है। और वो अपने बेटी को किसी बड़ी मॉडर्न सोसाइटी में, हिंदुस्तानी कल्चर से अलग, उस सोसाइटी में जहाँ औरतें घर को और किचन, स्पेशली किचन को जो है बड़ी घटिया सी जगह समझती, वो नौकरों की जगह समझती हैं कि किचन जो है वो नौकरों के लिए है, घर की औरतों के लिए नहीं है। और औरत जो है उसका मेन काम मेकअप करना और खूबसूरत लिबास पहनना और किटी पार्टियों में जाना, मर्दों के साथ कांधे से कांधा मिला के डांस करना। अब मैं भी बनारस का हूँ, गोविंदा भी बनारस का है। हमारे बनारस में ऐसा होता नहीं है, औरतें कभी मर्दों से कांधा मिला के चलती नहीं है वहाँ पर। वहाँ तो ये हमें खलता है सारी पिक्चर। वो तो फिर भी रिवोल्ट करता है मगर मुझ में दम नहीं है। करते 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 एक वक्त ऐसा आता है जब रिवोल्ट करते हैं तो शेरनी जो है वो सुधर जाती है और मैं शेर बन जाता हूँ और बनारस का जो बाबू है वो जीत जाता है। इन शॉर्ट ऐसा कैरेक्टर है। अच्छा, आपको लगता है जब आप कॉमेडी कर रहे हैं तो सेंस ऑफ टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट? वेरी इंपॉर्टेंट। टाइमिंग के बगैर तो कुछ नहीं होता। तो हाउ मच इज एक्चुअली प्लान्ड एंड हाउ मच एक्सटेम्पो हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, एक्सटेम्पोर तो खैर देखिए, जो लिखा है पहले उसको ओन करना चाहिए। जो डायलॉग किसी ने लिख के दिए हैं राइटर ने, चाहे वो मेरे लिखे हों या किसी के भी लिखे हों, पहले उसको याद करना चाहिए। याद करने के बाद उसको अपनी जबान बना लेना चाहिए। जैसे एज इफ अगर आप बोलें उसको तो ऐसा लगे कि आप बोल रहे हैं, किसी के लिखे हुए डायलॉग नहीं बोल रहे हैं। जब उसको आप बोलने लगते हैं तो वो आपके जबान का, आपकी लैंग्वेज का एक हिस्सा बन जाता है। और जब हिस्सा बनता है तो उसमें एक आध वर्ड तो आगे पीछे आता ही है इसके अंदर। लेकिन जब आप बात करते हैं किसी से तो देखा होगा किसी बात करने वाले की बात बहुत अच्छी लगती है और किसी की बहुत बुरी लगती है। मतलब
मजा नहीं आता जिसके सुनने, नॉट दैट मजा इज कॉल्ड एज टाइमिंग। टाइमिंग का जो इन शॉर्ट और आम जबान में जो ट्रांसलेशन है वो ये है कि मजा। आपने इस सुर और इस ताल से इस बात को कहा कि सुनने वाले को मजा आ गया, दैट इज कॉल्ड एज टाइमिंग। तो do you have a message for our audience for the new year? न्यू ईयर क्या, मैं तो हर ईयर यही बोलूंगा कि हम लोगों को विदेशियों की, अमेरिकन्स की, ब्रिटिशर्स की या यूरोप वालों की अच्छी बातों को अपनाकर अपने कल्चर में पिरोकर उसको अपनाना चाहिए। मेन जो बैकग्राउंड है, मेन जो कपड़ा है वो अपना होना चाहिए देशी। उसमें एक आध कहीं मोती जो है बाहर का ला के लगा लेना चाहिए। बाहर के कपड़ों पर अपना ठिगला नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो दुनिया में हमारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। हमारा कल्चर आज बाहर के लोग अपना रहे हैं। अब देखिए अगर फॉरेन में जाकर तो अब औरतें वहाँ साड़ी पहनने में बड़ा फख्र महसूस करती हैं, मतलब साड़ी में एक बात है। और अगर यहाँ की लड़कियाँ साड़ी उतार कर, सॉरी तुम भी कुछ और पहन के बैठी हो इसलिए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या है लेकिन अपना जो कल्चर है उसकी खूबसूरती अलग है। तो पहनावा अपना हो, उस पर मीनाकारी बाहर की चल जाएगी, लेकिन टोटल कपड़ा बाहर का और अपनी थोड़ी सी मीनाकारी हो तो फिर वो गलत काम है। वो अपने देश में बैठ के अपने देश को गाली देना होता है। मेरा ख्याल इतना काफ़ी है।